होता है, ठीक है। आपको यही करना है कि जो समझते हो ना उसको डायरेक्टली उसी टाइम रिवाइज किया करो तुरंत जाकर, या फिर ना जब मैं बोलती हूँ, जब मैं समझाती हूँ तो कॉपी में अलग से नोट बनाया करो, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक पॉइंटर दिया, एग्जाम्पल दिया, तो उसके अंडर में लिख दो। थोड़ा सा छोटा छोटा नोट्स बनाना सीखिए। शॉर्ट हैंड नोट्स मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट बनाते हैं, तो शॉर्ट हैंड नोट्स बनाना शुरू करो। उससे क्या होगा ना कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये चीज बताई थी मैम ने, याद आ जाएगा वो नोट्स पढ़ने के बाद। नहीं तो वो भूलने वाली तो बच्चे सब कोई भूलता है, वो तो मुझे भी पता है, एंड दैट इज द रीजन, स्पेसिफिक रीजन। केस स्टडी आज करवाइए ना। केस स्टडी करवाएं? यस मैम, ठीक है, मे बी कल से एग्जाम अगर आ गया तो। बात तो सही है। अच्छा, देखते हैं किस चीज का केस स्टडी कर लेंगे। केस स्टडी ऑन बैरियर्स ही पढ़ते हैं, अभी बैरियर्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपका बैरियर्स से रिलेटेड देखते हैं अगर केस स्टडी कोई मिल जाते। अभी मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। केस स्टडी ऑन कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, सो इट इज पॉसिबल कि आपको एग्जाम जो है वो आ जाए, लिंक वगैरह आ जाए आपका एग्जाम का। तो मैं एक काम करूंगी कि ये बैरियर्स वाले चैप्टर का ना कम से कम पीडीएफ आपको बना के भेज दूंगी। जितने पीडीएफ मैंने सेंड किए हैं वो पक्का देखिएगा, ठीक है। पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, और बुक से जितना हो सके, देखो ये चीज कभी मत सोचना कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ के जाओगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो भी पढ़ते भी हो, जो जानते भी हो, वो भी नहीं जान पाओगे, ठीक है, वो भी नहीं लिख पाओगे। तो यहाँ पर वो चीज कभी मत करना है। चाहे आप 40% सिलेबस कंप्लीट करें, चाहे आप 30% सिलेबस कंप्लीट करें, जो भी पढ़ रहे हैं इतना अच्छे से पढ़िए कि उससे एक भी सवाल आए तो वो आप आंसर कर पाए, ठीक है। उस मैटर नहीं करता है कि आप 90% 100% सिलेबस कंप्लीट करके जा रहे हैं। मैटर ये करता है कि आपने जितना पढ़ा है वो आपने कैसे पढ़ा है, मतलब उसका क्या कितना आंसर आप कर सकते हो उस क्वेश्चन से, ठीक है। अभी भी क्योंकि मैंने एमआरक्यू लिया है, अभी भी बहुत बच्चों ने गलत आंसर किया था, ठीक है। तो आई वांट कि वो सारी चीजें आपके पास नहीं है। जो भी नोट्स मैंने दिए हैं, जो भी नोट्स मैंने पढ़ाए हैं, एटलीस्ट जो आपकी बुक आई है आइमा के थ्रू, उस बुक में से सारा सिलेबस कंप्लीट कर दो। जो मैंने एडिशनल पढ़ाया है वो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, अदरवाइज फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको पढ़ने का। चाहे आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाओ, चाहे आधा पढ़ के जाओ, जो पढ़ के जा रहे हो अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, सो स्टडी तो एक मिला है। ओके, लेट मी सेंड दिस पीडीएफ टू यू, क्योंकि इस पीडीएफ में आंसर भी है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। सप्लीमेंट आंसर, अच्छा ये नोट्स भी दिए गए हैं उसको सप्लीमेंट करने के लिए। बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दे रखा है, तो ठीक है, इसको रखते हैं हम लोग डाउनलोड करके। एंड लेट मी फाइंड इफ आई कैन अनदर पीडीएफ। ओके, वन मोर थिंग, यहाँ पर जो भी एमआरक्यू में क्वेश्चन पूछे थे मैंने, वो एक बार ध्यान से याद कर लेना क्या क्या क्वेश्चन पूछा था। अदरवाइज बोलोगे तो मेरे को मैं क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगी, क्योंकि वो यस मैम, भेज ही दीजिए। हाँ ठीक है, मैं उसका ट्राई करूंगी, अगर मेरे पास टाइम रहा मैं पीडीएफ बना दूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही लिख कर भेज दूंगी वर्ड फाइल में। ओके, चलिए केस स्टडी, यहाँ पर केस स्टडी कहाँ है? केस स्टडी बैरियर्स में जितना है आपका, बैरियर्स में आपका रह गया है कि इंडिविजुअल समझा ही रहे थे, इंडिविजुअल रह गया है थोड़ा सा, उसमें 2-3 पॉइंटर्स रह गए हैं।
एंड उसके बाद क्रॉस कल्चर है। ब्रीफली चाहो तो मैं आज एक्सप्लेन करके खत्म कर सकती हूँ इस चीज को। फिजिकल है और टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, ये 4 रह गए हैं। इंटरपर्सनल जो बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए होगा या उतना काफी नहीं है, यस केस स्टडी तो बच्चे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है डाटा जिसके बेसिस पे हम आपको दे दें। देखो केस स्टडी के बारे में कुछ चीजें मैं बता ही देती हूँ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। केस स्टडी में जो भी चीज आप पढ़ते हैं, ठीक है, हमेशा आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही कॉन्सेप्ट, जैसे बैरियर्स के ऊपर यहाँ पर अगर केस स्टडी आया तो वहां पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही बैरियर, हो सकता है कि वहां पर इंडिविजुअल, क्रॉस कल्चर, फिजिकल, सेमेंटिक, ये सारे बैरियर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि आपको उसको स्पेसिफाई, यानी कि देखो क्या करना है ना कि जब भी केस स्टडी पढ़ते हो, या जैसे केस स्टडी का आंसर होता है आपका बेसिकली एक तरह से पैसेज ही होता है, ठीक है। पैसेज और बेस केस स्टडी में डिफरेंस ये है कि पैसेज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप बिना पढ़े भी, मतलब रफली आपने एक बार पैसेज पढ़ लिया तो उसका आप आंसर कर सकते हो कभी कभार, लेकिन केस स्टडी में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि केस स्टडी में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आंसर करने के लिए आपको केस स्टडी पूरा समझना होता है। तो दैट इज द मेन इशू हियर, ठीक है। केस स्टडी का जैसे मैंने आपको 2 केस स्टडी ऑलरेडी दिया था, तो उसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है, क्योंकि केस स्टडी में हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है, तो क्या प्रॉब्लम डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन जो है, सबसे हार्ड क्वेश्चन जो केस स्टडी में आता है, ठीक है, वो आता है कि अगर आप उस कैरेक्टर, अगर जो जिस कैरेक्टर ने गलती की या जिसकी गलती थी, अगर आप उस कैरेक्टर की जगह रहते तो आप क्या करते, या भी ऐसा मत देना कि हाँ अगर ऐसा सिचुएशन रहता तो हम ये करते, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं रहता तो हम ऐसा नहीं करते, नहीं। स्टिक टू वन पॉइंट, whatever situation is being discussed in the case study, केस स्टडी में जो भी सिचुएशन डिस्कस की गई है उसी के ऊपर आपको आंसर करना है, आपको कोई और कंडीशन सोचना ही नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बैरियर्स में कि एक पर्सन है जो बंगाल का रहने वाला है, जो बंगाल से कभी भी बाहर नहीं गया, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद उसे नौकरी लग गई दिल्ली में। अब वहां जाके उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाया जा रहा है और मतलब बहुत सारा स्टीरियोटिपिकल जो चीजें हैं, ठीक है, जो बंगाली लोगों के बारे में लोग सोचते हैं, उन चीजों के बारे में उनको परेशान किया जा रहा है, उसका मतलब Yes, basically मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी अभी भी नहीं आ रहा है, जी मैम अब आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है, हाँ जी वो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो भी बैरियर है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज है, ठीक है, हो सकता है किसी ने उसको अपने फैमिली मेंबर से बंगाली में बात करते हुए सुना तो फिर उसका मजाक उड़ाने लगे, तो ये सारी चीजें जो अगर होंगी, मान लीजिए कि अगर आप उस पर्सन के जगह पर रहते हैं, ठीक है, जो पर्सन को परेशान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, और जो पर्सन परेशान कर रहा है उसे पता चले कि उसकी परेशानी की वजह से वो पर्सन जो है, जो बंगाली पर्सन है, वो ऑफिस छोड़ के चला गया, तो आपका कैसा रिएक्शन होगा। दोनों ही सिचुएशन में जितना डिस्कस किया गया है स्टोरी में, जितना केस स्टडी में डिस्कस किया गया है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। अपने से कुछ इमेजिन नहीं कर लेना है कि नहीं उसे नहीं जाना चाहिए था, उसे रह लेना चाहिए था, वो कंप्लेन कर देता, ये कर देता, वो कर देता। ये सब कुछ पूरा आंसर आपका डिपेंड होना चाहिए ओनली द थिंग्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन योर केस स्टडी, ठीक है। अगर केस स्टडी में सिर्फ इतना ही लिखा गया है, सिर्फ इतना इंसिडेंट डिस्कस किया गया है कि एक दिन वो अपने घर से किसी पर बात कर रहा था बंगाली से और उसको सब कोई चिढ़ाने लगा, एक हफ्ते तक बहुत परेशान किया सब कोई ने और उसने कंप्लेन कर दी इस चीज की, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्योंकि मैनेजर, अगर मैनेजर की पोजीशन पे होंगे, आपके पास कोई ऐसा कंप्लेन लेके आएगा तो आप क्या एक्शंस लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने केस स्टडी में एंडिंग नहीं डाली,
ठीक है, एंड में मैनेजर ने क्या एक्शन लिया, क्या पनिशमेंट लिया, ये उन्होंने नहीं डाला, क्योंकि उन्हें ये आपसे क्वेश्चन करना था कि आप होते तो क्या करते वहां पर। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। केस स्टडी पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर कोई इशू हो रहा है तो केस स्टडी का प्रैक्टिस करो। केस स्टडी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, केस स्टडी आपको बहुत सारी मिल जाएगी, वहां पर आप समझने का कोशिश करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है तो ट्राई करो कि वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करके थोड़ा बहुत समझ लो, ठीक है। अचानक से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हमारे पास उतना है नहीं कि मैं 2-3 का प्रैक्टिस कराऊं केस स्टडी का। 2 केस स्टडी मैंने पढ़ाई भी थी। अच्छा, इसको मैं एक बार इस चीज को मैं ट्राई करती हूँ कि इसको मैं एक्सप्लेन करके देखूँ यहाँ पर। एटलीस्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो लेट मी शेयर दिस विद यू, और बैरियर्स का पीडीएफ मैं भेज दूंगी, तो वो पढ़ के समझ लाना अच्छा से, ठीक है। जो नहीं आएगा समझ में तो फिर मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज जितना भी पढ़ाया उतना अच्छे से पढ़िए, जितना भी पढ़ाया। डजंट मैटर कि आपका पूरा बुक बचा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 चैप्टर, 5 यूनिट, 4 यूनिट, जितना भी पढ़ाया है उसको पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है। बुक के भरोसे मत रहना, बुक से टॉपिक लो और उसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये केस स्टडी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज अ मोटिवेटर, ठीक है। मतलब एज अ मोटिवेटर, आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो आप कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इस चीज पे केस स्टडी हो रखा है यहाँ पर। One common complaint employees voice about supervisors is inconsistent messages, meaning one supervisor tells them one thing and another tells them something different. Imagine you are the supervisor or manager for each of the employees described below. As you read this case, give consideration to how you might help communicate with the employee to remedy the conflict. Answer the critical thinking questions at the end of the case, then compare your answer to notes of the supplement answer section. यहाँ पर क्या डिस्कस किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी कंप्लेंट ये होती है कि अगर जो सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर हैं वो एक से ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई एक पर्सन है जिसको आपको जवाब देना है तो वो पर्सन कमांड जवाब देंगे, दैट इज इनफ। लेकिन अगर कोई 2-3 पर्सन है जो कि इंक्लूडेड हैं और जो कि आपके सीनियर हैं और वो दोनों तीनों जो हैं उस काम में इंक्लूडेड हैं, तो आपको यहाँ पर जब भी कोई काम करने के लिए बोला जाएगा तो एम्प्लॉयज की कंप्लेंट सबसे ज्यादा ये होती है कि ये पर्सन जो है ये हमें कह रहा है कि रिपोर्ट हमें वर्ड फाइल में बना के देनी है, ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि पीडीएफ फाइल में बना के देनी है, थर्ड पर्सन कह रहा है कि रिपोर्ट जो है उसका प्रिंट आउट निकाल के उन्हें सबमिट करना है। तो मतलब ये सारी छोटी सी चीज को, सिर्फ एक रिपोर्ट सबमिशन करने की चीज को ये लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, क्योंकि इन तीनों में आपस में कोई भी ये डिसीजन नहीं ले रहा है कि किस तरह फाइल जो है, किस तरह रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पर आपको ये सिचुएशन दिया गया है, इस तरह का सिचुएशन दिया गया है, और इमेजिन करना है कि बिलो जो है ये सभी लोग एम्प्लॉयज हैं, और अगर आप इनके सुपरवाइजर होते या मैनेजर होते तो आप क्या करते। अंडरस्टूड? तो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट पर्सन सेज हियर। पहला जो है, Barry is 27-year-old who is a food service manager at a casual dining restaurant. Casual dining restaurant मतलब कोई fancy restaurant नहीं है, casual dining restaurant है, वहाँ का वो मैनेजर है, 27-year-old का है, बैरी नाम है उस पर्सन का। Barry is responsible for supervising and managing all employees in the back of the house. Employees work in the back of the house range in age from 16-year-old to 55-year-old. In addition to the employees came from the diverse culture and ethnic backgrounds. For many, English is not their primary language. Now here क्या हो रहा है, बैरी मैनेजर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका काम ये है कि बैक ऑफ द हाउस मतलब बैकग्राउंड में जो खाना बन रहा है, जो शेफ्स हैं, जो सर्वर्स हैं, उन सभी को हैंडल करने का काम बैरी का है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो एम्प्लॉय का एज रेंज है, जितने सारे एम्प्लॉय के अंडर काम करते हैं उसमें 16 साल से लेके 55 साल के लोग वहां काम कर रहे हैं उसके अंडर। यहाँ पर सिर्फ एज डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा क्या डिफरेंस है, कल्चरल और एथनिक बैकग्राउंड, यानी कि क्रॉस कल्चर यहाँ पर बैरियर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। क्रॉस कल्चर बैरियर क्रिएट हो रहा है, यानी कि अलग अलग कल्चर से लोग आए हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक मैक्सिको से आया हो,
हो सकता है एक इटली से आया हो सकता है एक मेसोपोटामिया से आया हो, बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए इंग्लिश जो है वो प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, यानी कि उनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उनका मदर टंग इंग्लिश नहीं है। अंडरस्टूड? Barry is surface satisfied and tries his best to keep up with food safety issues in the kitchen, but he admits it's not easy. सर्व सेफ सर्टिफाइड यानी कि एक सर्टिफिकेशन उसे मिला है कि यहाँ पर जो भी सर्विस दी जाती है वो बहुत ही सेफ है, यानी कि हेल्दी है और अच्छी तरीके से उसे साफ सुथरे तरीके से वहां पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसे ये सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद किचन में जितना भी परेशानी होता है, कितना भी मतलब वो खुद ये एक्सेप्ट करता है कि ये काम जो है बहुत ही डिफिकल्ट है कि आप सेफ तरीके से, हेल्दी तरीके से, बिना किसी साफ सुथरी तरीके से जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना पीना जो भी है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं साफ तरीके से। ये बहुत ही हार्ड काम है। एम्प्लॉयज रिसीव ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड फूड सेफ्टी बेसिक्स, for example, appropriate hygiene and hand washing, time, temperature, and cleaning and sanitizing. But with high turnover of employees, training is often rushed, and some new employees are put right into the job without training if it is a busy day. Eventually, most employees get some kind of food safety training. The owners of the restaurant are supportive of Barry in his food safety efforts because they know if a food safety outbreaks were ever linked to their restaurant, it would likely put them out of the business. Still, the owners note there and are additional costs for training and making sure food is handled safety. मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जब आपको जब आप मतलब मान लीजिए अगर आप सर्वर वहां पर ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ वेटर ज्वाइन कर रहे हैं या वेट्रेस ज्वाइन कर रही हैं, तो वहां पर आपको जॉब मिलने से पहले, यानी कि पहले दिन या दूसरे दिन या एक हफ्ते तक आपको वहां पर हाइजीनिक जो फूड सेफ्टी बेसिक्स हैं उन चीजों पे ध्यान रखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, कि सारे काउंटर्स जो हैं वो साफ हैं जिसपे खाना रखा जा रहा है, टेबल चेयर साफ है या नहीं, फर्श साफ है या नहीं, हाथ सभी कोई टाइम से धो रहा है या नहीं, टेम्परेचर जिसमें जो भी यूटेंसिल्स आप यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह वॉश किए गए हैं या नहीं, सैनिटाइज किए गए हैं या नहीं, ये सारी चीजें आप वहां पर चेक कर रहे हैं। आप वहां पर सीखेंगे इससे पहले कि आप कुछ काम एक्चुअल कर सके। अकॉर्डिंग टू द रूल ये होना चाहिए और ये होता भी है, बट कई बार ऐसा होता है कि रश जॉब में, यानी कि मान लीजिए कि बहुत बिजी डे है, एक के बाद एक कस्टमर आए जा रहे हैं, वेटिंग लाइन में कुछ लोग खड़े हैं ताकि उनका सीट उन्हें मतलब बैठाया जाए वहां पर और उनका खाना वहां पर खिलाया जाए उनको। ये सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय उसी दिन ज्वाइन कर रहा है जिस दिन इस तरह का भीड़ भाड़ है, तो उसे ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन बहुत हड़बड़ में। ठीक है, मतलब उसे सिर्फ बता दिया कि देखो तुम्हारा काम ये है कि यहाँ पर काउंटर पे खाना रखा रहता है या फिर खाना ला के रखते हैं, तो ये काउंटर पूरा साफ होना चाहिए। ठीक है, वहां पर देखो सैनिटाइजर रखा हुआ है, वहां पर रैग रखा हुआ है, इसको साफ कर देना उस तरीके से, ये वो करके मतलब हल्के फुल्के उसको बस बता दिया जाता है और उसे काम पे लगा दिया जाता है, क्योंकि बिजी डे है तो उन्हें सर्वर्स की जरूरत है, उन्हें बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत है ताकि स्मूथली काम हो सके। ठीक है, तो ओनर्स जो हैं, रेस्टोरेंट के जितने भी ओनर्स हैं वो सभी सपोर्टिव हैं बैरी की तरफ से। उन्हें पता है कि अगर फूड सेफ्टी में कोई भी प्रॉब्लम आई तो उनका रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाएगा और वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। जहां पर फिर भी जो ओनर्स हैं वो ये नोट करते हैं कि ट्रेनिंग में भी खर्चा होता है और फूड अगर सेफ्टी से हैंडल करना है तो आपको सेफ्टी प्रोडक्ट्स बहुत सारे लाने होंगे। ठीक है, सफाई तरीके से रखना होगा, अगर कोई यूटेंसिल खराब हो गया तो आपको तुरंत नया लाना होगा। जो भी मशीन आप यूज करते हैं, ओवन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर आपका फ्रीजर्स हो गए, ये सारी चीजें साफ करने में आपको खर्चा लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ओनर नोट कर रहे हैं सिर्फ। One day, Barry comes to the work and is rather upset even before he steps in the restaurant. Things haven't been going well at home, and he was lucky to rummage through some of the dirty laundry and find a relatively clean outfit to wear for work. He admits he needs a haircut and a good hand scrubbing, especially after working on his car last evening. When he walks into the kitchen, he notices several trays of uncooked meat sitting in the kitchen area.
It appears these have been sitting at room temperature for quite some time. Barry is frustrated and didn't know what to do. He feels like he is beating his head against a brick wall when it comes to getting employees to practice food safety. बैरी जो है उसके घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत काम उससे करने पड़ते हैं उसको, क्योंकि रेस्टोरेंट जो होते हैं बेसिकली रेस्टोरेंट्स का टाइमिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही लेट नाइट तक आपने देखा होगा कि कम से कम हमारे इंडिया में भी जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो कम से कम 10 से 11 बजे 12 बजे से पहले के कोविड से पहले 12 बजे से पहले कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं होता था, ठीक है। कम से कम 11 बजे तक वो खुले रहते थे, 1 घंटा उन्हें साफ सफाई सब कुछ फूड जो है बचा कुचा खाना, बचा कुचा जो रॉ फूड है, कच्चा फूड है, उनको रखने में, ये सारी चीजें करने में 1 घंटा लग जाता था। तो 12 बजे तक वो लोग इस चीज में बिजी रहते थे। इवन अभी भी नाइट कर्फ्यू के दौरान भी कम से कम 8 बजे का टाइमिंग है, तो उन्हें 8 बजे वहां से निकलने का टाइमिंग है, फिर भी वो कभी कभार आधा घंटा 1 घंटा लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें साफ सफाई करने में टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें करने में, और उसके बावजूद उसके घर पे इतना उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी चीजों का ध्यान रख सके। तो डर्टी लॉन्ड्री यानी कि उसके जो भी कपड़े हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हो रखे हैं, उसने बहुत दिनों से कपड़े नहीं धोए हैं, और उसकी कार भी शायद खराब हो गई थी, तो उसने कार साफ करने की कोशिश की या सही करने की कोशिश की, तो उसे इस चीज का भी उसके हाथ गंदे हैं, इस वजह से ये सारी चीजें भी उसे परेशान कर रही हैं। उसके बाल बहुत दिन से कटवाने हैं, उसे ये बाल नहीं कटवा पा रहा है, इतना उसे काम है एवरीडे। और जैसे ही वो किचन में आता है, ठीक है, तो वो नोट करता है कि जो भी मीट है, ठीक है, जो मीट मतलब ये जो अनकुक्ड मीट है, ठीक है, चिकन या जो भी मीट वो लोग यूज करते हैं वो अनकुक्ड है और वो किचन एरिया में रखा गया है। अब अनकुक्ड मीट जो होता है रूम टेम्परेचर पे अगर रहेगा तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। कोई भी मीट हो, किसी भी तरह का मीट हो, अगर वो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर जानवर को आप मारने के बाद उसका जो मीट है वो आप रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अनकुक्ड मीट को, ठीक है, उसको हम लोग फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको रखना है, बहुत दिन बाद आप यूज करना चाहते हैं, या बहुत सारा मीट है, एक दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे, तो वो सारी चीजों के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो ये उसने देखा बैरी ने कि जैसे ही वो किचन में आया तो उसने देखा कि यहाँ पर अनकुक्ड मीट जो है वो किचन काउंटर पे रखा हुआ है, और बहुत देर से वो रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, और इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे ऐसा लगता था कि वो दीवार पे सर पटक रहा है। फूड सेफ्टी समझाते समझाते एम्प्लॉयज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और वो जो है बस दीवार पे सर पटक रहा है, इस तरह उसे लगता था। Barry has taken many efforts to get employees to be safe in how they handle food. He has huge sign posted all over the kitchen with these words: keep hot food hot and cold food cold, and wash your hand always and often. All employees are given a thermometer when they start, so they can take temp food. Hand sinks, soap and paper towels are all available for employees so that they are encouraged to wash their hands frequently. मतलब बैरी ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले हैं ताकि एम्प्लॉयज जो हैं वो फूड सेफ्टी फॉलो करे, रूल्स फॉलो करे, और जो भी खाना है उसे अच्छी तरह स्टोर करके रखें, ताकि उनका जो भी फूड है वो खराब ना हो और उस पर जर्म्स ना जाए, ठीक है। तो उसने बड़े बड़े साइंस लगा के रखे हैं, मतलब एक पोस्टर एक तरीके से लगा के रखा हुआ है किचन में बहुत सारी जगह कि जो खाना गर्म है, ठीक है, जैसे सूप हो गया या फिर मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अगर खाना गर्म है, बन रहा है, तो उसे गर्म ही रखा जाए। यानी कि अगर अवन में कुछ रखा हुआ है तो जब तक वो सर्व नहीं होता है उसे अवन में ही रखा जाए। अगर कोई खाना कोल्ड है, जैसे मीट है वो नहीं बन रहा है, तो उसे फ्रीजर में स्टोर किया जाए ताकि वो खराब ना हो। आइसक्रीम्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें फ्रीजर में स्टोर की जाए ताकि वो पिघल ना जाए, खराब ना हो जाए। तो जो खाना गर्म है उसे गर्म रखा जाए, जो खाना ठंडा है उसे ठंडा रखा जाए, और जो आप लोग हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें हाथ धोना है हमेशा और जितनी बार हो सके। ऑफन मतलब
जितनी बार हो सके, या फिर जितना आप हाथ धोना, जितना आपको टाइम मिले हाथ धोने का, जब भी आपको टाइम मिले। और हर एक एम्प्लॉयज को यहाँ पर थर्मामीटर दिया गया है अलग अलग, हर एक एम्प्लॉयज को। ऑल एम्प्लॉयज आर गिवन थर्मामीटर्स, मतलब हर एक एम्प्लॉयज को यहाँ पर थर्मामीटर दिया गया है ताकि वो खाने का टेम्परेचर देख सके। जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे खाना रहना चाहिए। अगर कम हुआ या ज्यादा हुआ तो वो परेशान, फूड जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और सिंक्स, मतलब जगह जगह पे सिंक्स लगाए गए हैं और सोप रखे गए हैं। ठीक है, साबुन रखा गया है, वहां पे पेपर टॉवल रखा गया है ताकि एम्प्लॉयज वहां पर जितना हो सके अपना हाथ धोते रहें। ठीक है, ताकि कोई भी जर्म बैक्टीरिया ना फैले। तो ये आपका केस स्टडी था। इसमें किसी को भी कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया बिफोर वी स्टार्ट आंसरिंग क्वेश्चन, तो वो पूछ सकता है। ये आपका पूरा सर्वे है, तो इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हो बिफोर वी स्टार्ट आंसरिंग एनी क्वेश्चन। मैम समझ में तो आया। समझ में आ गया? कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आपको नहीं समझ में आया? मैम एक बार सॉल्व करेंगे ना तो उसके बाद अगर प्रॉब्लम हुआ तो पूछूंगा मैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड बैरियर्स बैरी फेस। कम्युनिकेशन में बैरी को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। रिमेंबर ऑल द थिंग्स, यहाँ पर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो आपको ध्यान में रखना है। हर एक चीज कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर वो फेस कर रहा है। ये पैसेज नहीं है, आपको आंसर डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बैरी को जिस वजह से कम्युनिकेशन हो रहा है गड़बड़। मैम फिजिकल बैरियर उसको मतलब फेस करना पड़ रहा है। किस तरह का फिजिकल बैरियर? मैम इन्वायरमेंट, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, एनीवन एल्स? ओके यस, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं बता दूं। पहली बात तो यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, सबसे पहला चीज है यहाँ पर एम्प्लॉयज जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनका प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। बैरी इंग्लिश पर्सन है, ठीक है, और उसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अनलेस एंड अनटिल, यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ केस में बताया नहीं गया है कि बैरी जो है उसे और कोई लैंग्वेज आता है, तो अनलेस एंड अनटिल ही नोज अदर लैंग्वेज, बैरी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि बहुत सारे जो ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, उन्हें उसे बहुत आराम से समझाना होता है। और अगर इस तरह का रश क्रिएट हो जाए जैसे कि यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा था, तो उस दिन वो, उसके पास उतना टाइम नहीं रहता है कि उसे जो भी बात वो कह रहा है एम्प्लॉय को वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो ध्यान दे इस चीज का। ठीक है, तो पहली ये चीज हो गई। दूसरी और एक चीज आप मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर एम्प्लॉयज एज जो है दैट इज 16 to 55। जो 16 साल के बच्चे होते हैं, 18 साल के बच्चे होते हैं, वो खुद पढ़ रहे होंगे, तो ये उनका पार्ट टाइम जॉब होगा। दैट मीन्स उनके लिए ये चीज करना कि वो ध्यान से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको एक तरह एक पेरेंट की तरह बैरी को देखना होता है कि वो जो बच्चे हैं, जो कम एज के बच्चे हैं जिनका ये पार्ट टाइम जॉब है, वो ध्यान से काम करे और अच्छे से काम करे। जो ओल्ड एज पीपल हैं उनमें भी कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि वो बैरी देखो यहाँ पर 27 साल का है, तो 30 साल के जो लोग होंगे, 40 साल के जो लोग होंगे, 55 साल का जो होगा, वो बैरी की बात हो सकता है कि ना सुने। ठीक है, क्योंकि वो एज में बड़े हैं। ठीक है, तो कई बार जो एजेड लोग होते हैं उनको ये चीज ईगो रहता है कि हम एज में बड़े हैं, हमें ज्यादा पता है, ये हमको क्यों बता रहा है, इवन दो मैनेजर है तो क्या हुआ, ये कुछ भी बोलेगा, इस तरह का बिहेवियर हो सकता है।
तो बिकॉज ऑफ एज डिफरेंस ऑल्सो ही हैज टू टेक केयर कि इसमें भी उसके एज से कम लोग हैं, ठीक है, जैसे 16 ईयर ओल्ड हैं टू 20 ईयर ओल्ड, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, और जो बहुत ज्यादा एजेड लोग हैं वो एक तरीके से उनको अपना मैसेज पहुंचाए ताकि उनको उनका ईगो हर्ट ना हो या उनको कोई भी ऐसा ना लगे कि इंसल्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जब बैरी ने यहाँ पर बताया है लास्ट में कि उन्होंने ह्यूज साइंस लगाए हुए, मतलब बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं कि जो खाना जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर पे रखना है और जितना हो सके उतना हाथ धोना है। तो ये पोस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पोस्टर इंग्लिश में लिखा हुआ है। जितने भी अदर पर्सन हैं जिनका इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता हो, राइट, तो उनके लिए ये पोस्टर तो बेकार चीज है, ठीक है। पोस्टर लिखने के साथ साथ अगर वो इमेज लगा रखा है, जो कि यहाँ पर नहीं बताया गया कि उसने इमेज लगाया है या नहीं लगाया है साथ में, तो अगर उसने इमेज लगा रखा होगा उसके बाद भी एम्प्लॉयज फॉलो नहीं करते हैं तो वो एम्प्लॉयज की गलती। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वर्ड क्या है, ठीक है, हॉट है उसको हॉट रखना है, कोल्ड है उसको कोल्ड रखना है, हैंड वॉश करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें अच्छी तरह अगर नहीं समझाई गई, टाइम लेकर उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया पूरी तरह, तो हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम्स हो इन सभी चीजों का। तो ये लिंग्विस्टिक बैरियर, कम्युनिकेशन में उसका ये बैरियर हो सकता है। प्लस बैरी भी यहाँ पर बहुत परेशान है, ठीक है, बैरी का यहाँ पर बता रखा है कि उसे ये सारी चीजें की वजह से घर पे भी बहुत परेशान है, जिस वजह से हो सकता है कि उसका ऑलरेडी जो फ्रस्ट्रेशन है उस वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अच्छे तरीके से। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो कम्युनिकेशन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो कौन से हो गए? फर्स्ट सिमेंटिक बैरियर होगा, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो नहीं जानते हैं उसके लिए सिमेंटिक बैरियर होगा। क्रॉस कल्चर बैरियर हो गया। अगर आपको नाम ही लिखना है तो ये सारे नाम लिखिए, सिमेंटिक बैरियर लिखिए, क्रॉस कल्चरल बैरियर लिखिए, एज डिफरेंस आप लिख सकते हैं अलग से, एज डिफरेंस अलग से लिख दीजिएगा, लेकिन ये दोनों चीज आप मेंशन कर सकते हैं, क्रॉस कल्चर बैरियर और सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट सॉल्यूशंस माइट बैरी कंसीडर इन एड्रेसिंग ईच ऑफ दीज चैलेंजेस। ये सारे चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, यानी कि इनका क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करेंगे, आपके तरफ से क्या सजेशन आना चाहिए कि बारी इस प्रॉब्लम को, ठीक है, कि एम्प्लॉयज अच्छी तरह समझ जाएं, ठीक है, कि सेफ्टी रखना है, फूड सही से रखना है, क्या बैरियर, जो बैरियर्स हमने बताए कि किस बैरियर्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन में, उन बैरियर्स को क्या सोल्यूशन निकाला जाए, यहाँ पर उन सभी बैरियर्स का यहाँ पर क्या सोल्यूशन निकाला जाए। और जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उनको टीच करना पड़ेगा इसके बारे में। Okay. Yeah, unless they know about the language, possibilities not to learn about it now. Okay. Anyone else? देखो, पहली बात तो ये जो चीजें हमने डिस्कस की, सिमेंटिक बैरियर, क्रॉस कल्चर बैरियर और एज डिफरेंस। एज डिफरेंस में जो है, जैसे मैंने बताते वक्त ही बोला है कि क्या प्रॉब्लम है एज डिफरेंस में, कि जो कम एज के बच्चे हैं, ठीक है, 16 साल के 18 साल के जो बच्चे हैं, उन पे बैरी को ध्यान देना होगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करें, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब है, उसके बावजूद वो लोग अच्छे से काम करें, ऐसा नहीं हो कि पार्ट टाइम समझ के वो लोग कैसे भी काम कर ले रहे हैं, अच्छी तरह रूल्स फॉलो करके काम करें। जो लोग सीनियर हैं उससे एज में, उनसे वो इस तरीके से, अगर उनसे कोई गलती हो रही है या वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उनसे इस तरीके से बात की जाए, बैरी इस तरीके से बात कर सकता है कि वो हर्ट ना करे उस पर्सन को जो उससे एजेड है। सेकेंड सोल्यूशन, क्रॉस कल्चर बैरियर। क्रॉस कल्चर बैरियर जो अलग अलग जगह से आए हैं, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर क्रॉस कल्चर होने की वजह से, देखो, फूड का बहुत सारा, फूड से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग चीजें मानी जाती हैं, ठीक है। हमारे कल्चर में हम बहुत सारा मीट नहीं खाते हैं,
जो दूसरे कल्चर हैं वो लोग बहुत सारा मीट खाते हैं। तो जो पर्सन को मतलब मान लीजिए कि अगर कोई अदर कल्चर से जा रहा है, हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसे यही लगेगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारा मीट है जो हम यहाँ पर बेच सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कोई खरीदेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर नहीं खाया जाता बहुत सारा मीट। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कल्चरल डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो किस टाइप के फूड को कोई किस तरह हैंडल करता है ये आपको समझाना होगा बारी को अच्छी तरीके से, कि जो भी फूड, जैसे अगर सूप बन रहा है तो उस सूप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और किस तरीके से उस सूप को रखा जाएगा, ये सारा इंफॉर्मेशन उसे बहुत अच्छे से समझाना होगा। इंग्लिश अगर यहाँ पर बोली जा रही है तो ये नहीं स्पेसिफिक किया गया है इस केस में कि इंग्लिश आती नहीं है उन्हें। इंग्लिश उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, दैट मीन्स दे अंडरस्टैंड इंग्लिश बट नॉट अ लॉट, बहुत ज्यादा नहीं समझते, थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब जो सुन रहे हैं वो वर्ड्स को वो कुछ कुछ मीनिंग समझ सकते हैं, तो उनको बहुत आराम से उसे समझाना होगा या फिर उसे वहां पर एक ट्रांसलेशन के लिए किसी को रखना होगा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो, जो अलग अलग जगह की मैक्सिकन जानता हो, फ्रेंच जानता हो, जहां जहां से लोग आते हैं वहां वहां के उसके बेसिक लैंग्वेजेस से पता हो, या फिर वो किसी डिवाइस का हेल्प लग सकता है ताकि जो वो बोल रहा है वो उसके एम्प्लॉयज समझ सके। यानी कि उसे स्पेसिफिकली टाइम देना होगा कि ये सारी चीजें को वो सही तरीके से समझा सके अपनी एम्प्लॉय को। सेकेंड थिंग, जो पोस्टर्स उन्हें लगाए हैं, पोस्टर में जो लिखा हुआ है उसके साथ वो वहां पर उसमें इमेजेस जोड़ के रखे, ताकि अगर किसी का लैंग्वेज बैरियर है तो वो इमेजेस या फिर पिक्चर देख के समझ पाए कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। ठीक है, ये सारी सॉल्यूशंस वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वुड बी हेल्पफुल फॉर Barry to implement in and enforce। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, कुछ रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल जो आपको फॉलो करने ही करने होते हैं व्हेन यू आर वर्किंग इन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो बैरी क्योंकि यहाँ पर मैनेजर है, तो बीइंग अ मैनेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेसिक रूल्स जो हैं वो बताएं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी सेफ्टी है, फूड सेफ्टी है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी काम चल रहा है वो स्मूथली हो। तो ऐसे कौन से वो स्टैंडर्ड रूल्स जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लगा सकता है जिसकी वजह से वो वहां पर अच्छी तरह काम कर पाए, जिससे बैरी को भी हेल्प हो और एम्प्लॉयज को भी। मैम क्वेश्चन पर्सनल समझ में आया हाइजीन, ना? पर्सनल हाइजीन, ओके। एनीथिंग एल्स? फर्स्ट थिंग यहाँ पर जो चीजें आप लिख सकते हैं, पहली बात तो ये कि पर्सनल हाइजीन जो आपने कहा, पर्सनल हाइजीन सिर्फ जरूरी नहीं है, यहाँ पर बोला गया है बैरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, दैट मीन्स ही इज स्ट्रेसिंग आउट, उसको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज्यादा काम का, उसे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो एक काम वो कर सकता है कि या तो वो कुछ दिन की छुट्टी ले ले, ठीक है, फ्रेश हो जाए, वेकेशन कर ले, ठीक है, कुछ दिन का छुट्टी करे, आराम करे, ठीक है, रेस्ट ले ले, उसके बाद सारा जो अपना घर का काम है वो करने के बाद वो फिर से फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर आए। ये बैरी अपने तरफ से कर सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये नहीं आता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो कर सकता है कि जब भी कोई एम्प्लॉयज आए, ठीक है, तो स्पेसिफिक डे, जैसे कुछ रेस्टोरेंट्स जो होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक डे होता है जहां पर बहुत ज्यादा एक स्पेसिफिक दिन, ठीक है, जिस मान लीजिए जो स्पेशल्स बनते हैं, ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट जो होते हैं, जैसे हम लोग बाहर रेस्टोरेंट पे कभी पहले जब जाया करते थे तो स्पेसिफिक डिशेस होती थी जो स्पेसिफिक डेज में बनते थे। मंडे को कुछ स्पेशल डिश बना है, ट्यूसडे को कुछ स्पेशल डिश बना है, तो इस हिसाब से रश क्रिएट होता था। मान लीजिए वेडनेसडे को कुछ ऐसा बन रहा है जो बहुत सारी पब्लिक को पसंद है, तो वहां पर रश क्रिएट हो जाता था कि वेडनेसडे को बहुत सारे लोग आते थे उनका स्पेशल खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जब उसे पता है कि ये सारे सिचुएशन वेडनेसडे को क्रिएट होंगे, तो वो कोशिश करे कि कोई भी नया एम्प्लॉय जो है वो वेडनेसडे को ज्वाइन ना करे, वो वेडनेसडे को ज्वाइन ना करे, उसे थर्सडे को ज्वाइन करने बोल दिया जाए। ठीक है, या फिर उस वीक उसे सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए, यानी कि सिर्फ देखने के लिए रखा जाए।
ठीक है, उसे पहला दूसरा तीसरा दिन उसे कह दे कि तुम अभी वेंसडे को बहुत ज्यादा काम होगा। अगर मान लीजिए ट्यूसडे को उसका अप्रूवल हुआ, ट्यूसडे को उसने इंटरव्यू दिया और वो पास किया, तो वेंसडे को पता है बैरी को कि यहाँ पर रश होगा, तो वेंसडे को ज्वाइन करने नहीं बोलेगा उसे। ठीक है, जिस दिन रश है उस दिन वो जब जानता है कि रश क्रिएट होगा तो वो उस दिन नहीं आने बोलेगा, उसे कहेगा कि आप थर्सडे से ट्राई करिए, थर्सडे से फिर मैं आराम से आपको सब चीजें समझाऊंगा। और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोसीजर है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश, जो पर्सन इंग्लिश बोलता है जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसे वो एक हैंडमेड मैनुअल दे सकता है कि क्या क्या चीजें उसे ध्यान रखनी है जब वो काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, एक हैंडमेड मैनुअल दे देगा कि कौन सा टेम्परेचर पे कौन सा फूड रखना है, ठीक है, कौन सा डिशेस बनते हैं, स्पेशलिटी है हमारे रेस्टोरेंट की, तो इस तरह हैंडल किया जाता है। ठीक है, किस तरह आपको जैसे काउंटर्स अगर साफ करना है, जैसे ऑब्वियसली कोई अगर सर्वर है या फिर कोई लोअर लेवल का वर्कर है तो उसका बेसिक काम यही होता है कि जो भी खाना बन रहा है, ठीक है, किचन एरिया में जो काउंटर्स हैं वो साफ रहे हमेशा, क्योंकि किचन एरिया पे काउंटर पे ही चॉपिंग की जाती है। जो फूड है, कच्चा खाना है, उसे काटा जाता है किचन काउंटर पे, तो वो काउंटर साफ रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ये चीज इंश्योर करने का भी किसी का काम होगा। तो ये सारी चीजें वो एक मैनुअल बना ले, ठीक है, इंग्लिश में, और अगर ट्रांसलेट कर सकता है तो उसे बाकी लैंग्वेजेस में भी बनाकर लिख के रख ले, क्योंकि लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आजकल तो वैसे भी गूगल आ गया है तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। हम उसे अलग अलग जो भी हमने रिटन कंटेंट लिखा है हम उसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में चेंज ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के जो पर्सन जिस लैंग्वेज में अच्छा है पढ़ने में, उस मैनुअल को वो उसे हैंड आउट करे आने से पहले। जैसे अगर ट्यूसडे, मान लीजिए वेडनेसडे को ही उसने इंटरव्यू लिया या थर्सडे को इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में उसे पता चल गया कि इसे सिलेक्ट करना है, तो उसके बाद वो क्या करेगा कि सिलेक्शन करने, जब उसे बता देगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और उसी के साथ उसे वो मैनुअल हैंडल कर दे और कहे कि इसे पढ़ के आना है। हालांकि ये अपने तरफ से कर रहा है, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉइज इसे पढ़ेंगे ही या इम्प्लीमेंट करेंगे ही, लेकिन अपने तरफ से ये वो रूल बना सकता है कि हम उसे एक मैनुअल देंगे तो वो पढ़ के सब चीज समझ सकता है कि क्या क्या चीजों पर उसको ध्यान रखना है। उसके बाद उसे मिनिमम एक ड्यूरेशन रखे। ठीक है, तीसरा चीज जो वो कर सकता है वो एक मिनिमम ड्यूरेशन रखे जिसमें एम्प्लॉयज को फूड सेफ्टी बेसिक्स समझाई जाए, करके दिखाई जाए, उसके बाद ही उसे काम करने दिया जाए। जब तक वो मतलब 3 डेज का या 1 वीक का या 2 डेज का, 1 डे का, कितना भी एक मिनिमम ड्यूरेशन वो रख ले कि मिनिमम 1 डे, मिनिमम 3 डेज, उसे देखना ही है कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, किस तरीके से सफाई रखी जा रही है, उसके बाद ही उसे काम दिया जाए। तो ये 3 सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अपनी तरफ से एसओपी में डाल सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में डाल सकता है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज, अगेन आई एम टेलिंग यू, इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट द इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता। बैरी यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स बैरी को हो रही हैं वो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप सेकंड के आंसर में, ये कि सेकंड के आंसर में वो सोल्यूशन जो निकालना चाहता है इन सभी चीजों को एड्रेस करने के लिए, तो वो अपने आप को पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखे, अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी घर की प्रॉब्लम्स हैं, उन पे पहले सोल्यूशन क्रिएट कर ले, उसके बाद वो काम पर शांत दिमाग से काम पर आए। ठीक है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। तो एसओपी में 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास, उसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हो। Next question, what are some ways Barry might use effective communication as a motivator for employees to follow safe food handling practices? मतलब effective communication as a motivator, यानी कि उसे मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज को कि वो फूड सेफ्टी जो है वो अच्छी तरह हैंडल करें। तो इस चीज के लिए वो किस तरह इफेक्टिव कम्युनिकेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को, ये आपको सजेस्ट करना है। जो भी आंसर दिमाग में आ रहा है पहले बोलो, उसके बाद मैं समझा ही दूंगी। Anyone who wants to answer?
किस तरह वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता है थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन यहाँ पर बेसिक है कि थ्रू कम्युनिकेशन किस तरह मोटिवेट कर सकता है अपने एम्प्लॉयज को कि वो अच्छी तरह फूड सेफ्टी पे ध्यान दें। नहीं आ रहा आंसर इसका। सी द थिंग इज कि यहाँ पर देखिए अपने तरफ से बैरी क्या इफेक्ट डाल सकता है। पहली बात तो ये कि कोशिश वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है कि या तो वो एक ऐसा पर्सन रखे या कोई डिवाइस यूज करे जो कि ट्रांसलेटर की तरह काम करे, ताकि जो पर्सन जिनका इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है उनको अपनी भाषा में समझाया जा सके कि क्या काम करना है, किस तरह करना है। ठीक है, इस तरह वो कम्युनिकेशन फ्लो बैठा सकता है। सेकेंड थिंग, अगर एम्प्लॉयज को कोई भी दिक्कत आ रही है तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग, ठीक है, उनके ऊपर चिल्लाने से या परेशानी जो है उनके ऊपर निकालने से बेहतर है कि उनसे पूछा जाए कि उन्हें क्या नहीं समझ में आया और कैसे काम वो नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर एक पर्सन जो है वो इंग्लिश ना समझने के कारण बहुत सारे काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मान लीजिए जो मेन शेफ है वो इंग्लिश बोलता है, वो भी बैरी की तरह यहाँ पर काम करता है उसी जगह, इंग्लिश उसका प्राइमरी लैंग्वेज है। तो वो अगर किसी एम्प्लॉय को बार बार कह रहा है, जैसे ये भी बैरियर्स आते हैं कि बहुत सारी सब्जियों के नाम जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो ब्रिटेन है, सॉरी इंग्लैंड और यूएसए है, इन तीनों जगह कुछ वेजिटेबल्स के नाम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ब्रिंजल जो होता है उसे एग प्लांट कहा जाता है यूएसए में। ठीक है, ब्रिंजल और एग प्लांट दोनों सेम चीज है, लेकिन दोनों का जगह प्लेस चेंज हो जाने की वजह से उसका नाम अलग हो गया। तो इस वजह से हो सकता है कि जिस पर्सन को यहाँ पर कुछ पर्सन को ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो कि वो समझ नहीं पा रहा है कि जो शेफ है वो क्या चीजें मांग रहा है उससे। ठीक है, तो ये चीजें समझना है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन। ठीक है, जस्ट बिकॉज शेफ जो है वो बहुत दिन से काम कर रहा है, उसकी बात तुम्हें समझ में आती है, तुम्हारी बात उसको समझ में आती है, तो आप किसी और एम्प्लॉयज का अगर वो कंप्लेन कर रहा है तो एक्शन लेने से पहले आप ये सोचिए कि वो पर्सन जो है वो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या क्यों इस तरह वो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो कर सकता है, एफर्ट डाल सकता है कि वो एम्प्लॉय से अच्छी तरह शांत दिमाग से कम्युनिकेट करे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है उनको समझने में, काम करने में। अगर कोई एम्प्लॉय जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है, बैरी के बार बार कम्युनिकेट करने के बावजूद वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ध्यान नहीं दे रहा है कि किस तरह काम किया जा रहा है, उसको बस मतलब एक तरह से उसके लिए पार्ट टाइम जॉब है और पैसे से मतलब है कि बस पैसा मिलता रहे, काम कैसा भी हो रहा है इस चीज पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो इन सब लोगों के अगेंस्ट बैरी को एक्शन लेना होगा ताकि ये एग्जाम्पल बना सके बाकी एम्प्लॉयज के मन में कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाता है, आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और इसके ऑपोजिट जो लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाए। ठीक है, उनको आप इंसेंटिव दे सकते हैं, उनको कुछ छोटा मोटा एफर्ट अप्रिसिएशन दिया जा सकता है, एफर्ट दिया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे उनसे जाके बात कर लीजिए, बैरी जो है वो उनको जाके बात कर सकता है कि हाँ ठीक है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो टिप है, ठीक है, टिप का भी कुछ परसेंटेज जो होता है वो मैनेजर्स रखते हैं। आपको जो रेस्टोरेंट में वेटर्स को टिप दिए जाते हैं उनका भी परसेंटेज कुछ मैनेजर्स रखते हैं। तो वो टिप जो है वो पूरी तरह उस पर्सन को दे दे जिसका काम जो है वो उस दिन बहुत अच्छा रहा, ठीक है, जिसने बहुत अच्छी तरह काम किया। तो ये सारी चीजें मोटिवेट करेंगी उस पर्सन को कि अच्छी तरह वो काम करे, अच्छी तरह हाइजीन की तरह वो काम करे। अगर कोई पर्सन हैंड वॉश नहीं कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है वो बस आता है तो हैंड वॉश करता है, फिर जाता है तब हैंड वॉश करता है, बीच में वो एक भी बार हैंड वॉश नहीं कर रहा है, या कभी भी आता है जाता है कभी भी हैंड वॉश नहीं कर रहा है, उसके ऊपर फाइन लगाइए। ठीक है,
एक्शन लेने के लिए आप फाइन लगा सकते हैं। तो ये सारे जो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बैठ के स्पीच दे रहे हो मोटिवेट करने के लिए, नहीं, आपके एक्शंस भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, बताया तो है। ये सारी चीजें जो हैं आपके जो भी एम्प्लॉइज है उनको मोटिवेट करेंगी कि वो अच्छी तरह काम करे, समझे। अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया या जिसका आंसर नहीं समझ में आया? मैम क्वेश्चन पूरा नंबर case 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? मैम मतलब इसमें सिंसियर और इनकरेजिंग वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं ना एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। वही तो मैंने कहा कि जब काम दिन भर का खत्म हो जाए, पैकअप कर रहे हो, उस टाइम जाकर बैरी जो पर्सन ने अच्छा काम किया उसको शाबाशी दे दे, जाके सबके सामने बोल दे कि आज इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसा करते हैं, यूएसए में कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉयज के बीच में कंपटीशन रखते हैं और स्टार्स दिए जाते हैं। जैसे ये तो हर एम्प्लॉयज में होता है, ठीक है। ये एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ये तो बहुत जगह होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ये प्राइवेट किसी भी तरह का हो, गवर्नमेंट में नहीं होता, लेकिन प्राइवेट बहुत जगह ऐसा हो, हर कंट्री में ऐसा हो गया कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर करते ही है। लेकिन एम्प्लॉय ऑफ द वीक भी होता है, स्टार दिए जाते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वर्कर्स हैं ये हमारे, मतलब जो अच्छा काम जितना कर रहा है उससे अलग अलग तरह से आप अप्रिशिएशन दे सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं कर रहा उस पर एक्शन ले सकते हैं, उस पर फाइन चार्ज कर सकते हैं, उसका सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं, उसे डांट सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब एक तरह से मोटिवेट करना है आपको किसी भी तरह अपने एम्प्लॉय को कि वो अच्छा काम करे और फूड सेफ्टी पर ध्यान दे। नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट अभी किसी भी क्वेश्चन में या पैसेज के किसी ये केस स्टडी में कुछ ऐसा पार्ट जो नहीं समझ में आया आपको? अच्छा, डू वन थिंग, आई विल सेंड दिस पीडीएफ। ये पीडीएफ तो मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो मैंने ये पीडीएफ जो है आपको भेज देना है, ठीक है। सी ये यहाँ पर सजेशन दिया गया है, लैंग्वेज बैरियर, जनरेशन गैप, कल्चरल एथिक, क्रॉस कल्चरल रेफरेंस, नॉन वर्बल चैलेंजेस, ठीक है। उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो खुद क्लीन नहीं रह रहा है, ये चीज भी आप मेंशन कर सकते हैं। इमोशनल बैरियर, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहा है कम्युनिकेशन में, ठीक है। क्या क्या चीजें सोल्यूशन में बता सकता है, लैंग्वेज बैरियर कैसे हटाएगा वो अपना जो भी मतलब एम्प्लॉयज है, ये देखिए विजुअल लगाए, पुटिंग साइंस विद विजुअल्स, ठीक है, सिर्फ वर्ड नहीं विजुअल्स लगाए। और सेवरल पोटेंशियल सॉल्यूशंस माइट बी एड्रेसिंग इंक्लूडिंग पोस्टिंग साइंस इन एम्प्लॉयज प्राइमरी लैंग्वेज। यस, जो साइंस हैं उनको जो भी लैंग्वेज, मान लीजिए कि जरूरी तो नहीं है कि पूरे 16-17 कंट्रीज के एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है 3 वर्कर सिर्फ फ्रांस के हों, 2 वर्कर होंगे जो मैक्सिको से आए हैं, तो उनका जो भी लैंग्वेज है वो आप ट्रांसलेट कर दीजिए, वो प्राइमरी लैंग्वेज में आप उनको साइन दे सकते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम आप रिटन ट्रांसलेट करके तो उनको लिख के दे सकते हो, है ना, ये कर सकते हो, ठीक है। माइट लर्न सिंपल वर्ड्स, बैरी जो है वो खुद जो है वो ट्राई कर सकता है कि वो छोटे मोटे वर्ड्स लर्न करने की कोशिश करे, ठीक है, जिससे वो एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि वो उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जनरेशन गैप के लिए क्या कर सकता है, 4 जनरेशन में बैक पोटेंशियल डिफरेंस विद, यस, यंगर जनरेशन जो है प्रेफर्स टू रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस, ठीक है। यंगर जनरेशन जैसे तुम लोग हो, तुम लोग को कोई भी इन्फॉर्मेशन जाना होता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया जाता है, तो क्यों आसान पड़ता है, क्योंकि व्हाट्सएप तुम लोग यूज बहुत ज्यादा करते हो। अब वही यंगर जनरेशन को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना हो तो बैरी क्या है, बस एक टेक्स्ट मैसेज कर देगा तो बस आराम से वो फॉलो अप हो सकता है उसके लिए। जो ओल्डर एम्प्लॉयज हैं उनको आप टेक्स्ट मैसेज करके नहीं बोल सकते हो, 55 साल के इंसान को कैसे बोलोगे टेक्स्ट मैसेज किया था आपको, उनको कॉल करके बोलना होगा, फेस टू फेस बोलना होगा, देन इट इज इफेक्टिव विद देम, ठीक है। ये सारे डिफरेंट वेज हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एज डिफरेंस की वजह से, ठीक है। कल्चरल बैरियर्स जो हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है उसको, 2 एम्प्लॉयज अगर सेम कंट्री के हैं, दे कैन कमेंट एंड कंट्रोल टेम्परेचर, country is not priority, food at the temperature is long period should be nothing happened, yes। तो दो एम्प्लॉयज जो हैं वो सेम कंट्री में से हैं,
ठीक है, उसमें से एक समझ गया कि क्या काम करना है तो दूसरा एक दूसरे को समझा सकते हैं वो लोग, ठीक है। या फिर अगर वो दोनों सेम कंट्री के हैं तो उनके कंट्री में जो प्रायोरिटी है, ठीक है, हो सकता है कि उनके कंट्री में मीट जो है उसे अगर 24 घंटे बाहर रखा जाए तो उन्हें लगता है कि वो खराब नहीं होता है, तो ये चीज उन्हें समझाना पड़ेगा कि नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है, या खराब हो चाहे ना हो उसे हमको अंदर ही रखना है। यहाँ पर अथॉरिटी उसे दिखानी पड़ेगी बैरी को, क्योंकि वो मैनेजर है तो उसे बताना होगा कि मुझे नहीं पता है कि आप अपने कंट्री में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो होता है कि जो चीज जो है उसका जितना टेम्परेचर पे रखना है उतना ही टेम्परेचर पे उसे रहना चाहिए, ठीक है। आपको सजेशन नहीं देना है कि ये फूड जो है खराब नहीं होगा, ये फूड खराब नहीं होगा, नहीं, ये सेफ्टी मेजर्स है, ये आपको फॉलो इसी तरह करने हैं, ठीक है। तो ये फाइल जो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद और डिस्कशन अगर करना होगा तो कर लेंगे, इस तरह के आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर आप चाहो तो, ठीक है। So I'll send this file and let me just take the attendance very quickly. And if there is the examination starts from tomorrow, then best of luck. Do not get hyper. परेशान मत होइएगा, जितना आराम से आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो एकदम शांत दिमाग से जो पढ़े हो पूरे अच्छी तरह रिवाइज करिए, टाइम टेबल आपके पास अच्छी तरह होगा, तो चैप्टर वाइज चैप्टर्स जो है पूरी अच्छी तरह रिवाइज करिए और एकदम शांत दिमाग से आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम इफ इट हैपेंस टुमारो। अगर हो तो मुझे एक मैसेज भी भेज देना कि मैम आर एग्जामिनेशन हैज, मतलब वो लिंक आ गया एग्जामिनेशन का, ताकि आई वुड कीप अप विद इट। इंग्लिश का कब हो रहा है, मतलब ये बिजनेस कम्युनिकेशन का कब हो रहा है? कोई मैम शेड्यूल नहीं है। नो मैम, बस 10 to नो मैम। अच्छा ठीक है, अगर आ जाएगा इन्फॉर्मेशन तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। 10 से लेकर 16 के बीच तक है बस। ठीक है, जब भी हो इन्फॉर्म कर दीजिएगा मेरे को, ताकि मेरे को पता रहे कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, सो दैट आई कैन मैम कॉलेज में इस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग एग्जाम है कि नहीं। बच्चे ये आईमा अपने तरफ से डालता है, डायरेक्टली स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, वो कॉलेज के बीच में नहीं आने देता, ठीक है, ताकि कोई भी बैरियर्स ना क्रिएट हो। डायरेक्टली आपका जो भी एग्जाम होगा आईमा की तरफ से आपको, जैसे असाइनमेंट आया था तो आपको डायरेक्टली गया था असाइनमेंट, यहाँ कॉलेज की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। वो आप लोगों ने बताया मुझे कि आपका असाइनमेंट आ गया, तो कोई बैरियर ना क्रिएट हो, इस वजह से डायरेक्टली आईमा जो है वो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। हाँ मैम, तो उस बीच अगर क्लास अगर हम लोग का कंटिन्यू रहा तो क्लास कैसे करेंगे? नहीं, अगर इन्फॉर्मेशन आ गया तो फिर कैसे आप क्लास करोगे? अगर आप तो आपका बोले एग्जाम कॉलेज को इन्फॉर्म नहीं करता है अरे तो कॉलेज को तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग का एग्जाम है। नहीं, इन्फॉर्म मतलब इन द सेंस उनके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, उनको बस पता चल जाएगा कि हाँ इनका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। या बात आप बता ही देना, ठीक है, कि एग्जाम स्टार्ट हो गया है, ये शेड्यूल वगैरह आ गया है, तो शेड्यूल सेंड अगर हो गया है आपके पास शेड्यूल सेंड, तो वो ऑब्वियसली बात है कि पता चल जाएगा। मैम तो लेकिन स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट होगा, कॉलेज को पता ही नहीं रहेगा, इसमें थोड़ी होता है। अरे मैम ये तो इन्फॉर्मेशन इन द सेंस मतलब वो इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है इनका बहुत ज्यादा, ठीक है। वो ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है या यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है तो आप रोक दीजिए एग्जाम, इनके हाथ में वो चीज नहीं है। इनको इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ कर नहीं सकते उस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। आईमा जो है वो यही include बहुत नहीं बड़ा करता है। बैरियर है कि कॉलेज को पता ही नहीं है। अब जिस भी तरह का बैरियर जो भी समझो, लेकिन यही क्रिएशन है, ठीक है। अब आपको जो भी पता चले वो मेरे को इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हो। इफ आई एम फ्री आई विल रिस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास इफ इट हैपेंस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम।